हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आरपीएफ का एग्जाम 8 जनवरी को होने वाला है। तो जो बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए उनको तो देखना ही देखना है। और वैसे बच्चे जो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है, एक बार आप देख लो कि क्या आपका जीके जीएस इतना काबिल, आप कैपेबल हो कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। क्वेश्चन बेसिक सा रहेगा। और सबसे आवश्यक सूचना ये कि वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस मॉर्निंग में चल रही 8 से 10, इवन 8 से 11, 2 तारीख से शुरू होने वाली क्लासेस 2 जनवरी से। 8 से 9 हिस्ट्री का क्लास होगा और 9 से 10 हमारा जो होगा, 8 से 9 हमारा होगा हिस्ट्री का क्लासेस और 9 से 10 जो हमारा होगा वो होगा बायो का। और 10 से लेके हम 11 के बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, फाउंडेशन बैच आकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस फ्री है। और वैसे बच्चे जो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं वो 2 बजे आ सकते हैं, 2 से लेके 4 के बीच। यहाँ पे आपको दरोगा का सेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बिहार एसएससी का एलडीसी का सेट मिल जाएगा। एक दिन हमारा सेट होगा, अगले दिन हम लोग डिटेल में इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस फ्री होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन इजी सा है, आराम से आंसर देना। हड़बड़ाओगे निगेटिव मार्किंग है 1/4, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। इजी सा क्वेश्चन है, आंसर मार दिए होगे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ठीक है ना, सौतेली बहन। अब बात करते हैं थोड़ा सा हुमायूं नामा जैसे है उसी तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बाबर नामा को लेकर कि बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था। तो बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखा गया था, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाकी सारे के सारे जो है हुमायूं नामा, अकबर नामा, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। अब हुमायूं आया है तो हुमायूं से कुछ बातें आपको जाननी है। जैसे हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 1508 में। हुमायूं के बारे में अगर और बातें देखें तो हुमायूं लड़ेगा हमारा चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी से लड़ेगा, 1539 में लड़ेगा और हुमायूं हार जाएगा। फिर हुमायूं लड़ेगा एक युद्ध जिसे कहते हैं कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और जब ये युद्ध होता है 1540 में, हुमायूं फिर से हार जाता है और दिल्ली छोड़कर इसे जाना पड़ता है, यानी यहाँ पर मुगल वंश समाप्त हो जाता है। और मुगल वंश 1540 से लेके 1555 तक मुगल वंश समाप्त रहता है और अफगान वंश होता है दिल्ली पे, यानी शेरशाह सूरी का शासन। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1545 में कालिंजर का अभियान करता है शेरशाह सूरी और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं फिर से आता है और 1555 में एक युद्ध लड़ता है सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं फिर से दिल्ली को हासिल करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में दीन पनाह नामक सीढ़ियों के भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था। तो हुमायूं से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे पहले बात तो ये आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 25 किलोमीटर। और अगर पूछे भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु, और सिंधु की लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर है ना। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो गोदावरी हो जाएगा। अच्छा, गोदावरी से क्या क्या प्रश्न अभी तक बना है। लंबाई हम देख लेते हैं, 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को किस नदी के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, है ना। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।
है ना। इसके बाद अगर दूसरी सबसे लंबी नदी देखिए दक्षिण भारत की, तो ये है कृष्णा, और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी पे ही हमारा है नागार्जुन सागर बांध, ये तो आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम कावेरी के बारे में बात करें तो कावेरी को अच्छे से समझना, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है, ये दक्षिण की गंगा है और ये दक्षिण भारत की गंगा है, दोनों अच्छे से अंतर देख लेना। नर्मदा के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, और इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है नर्मदा नदी। तो एक बार अगर थोड़ा सा हम ड्रॉ करें भारत का मैप, तो आप देखोगे बेसिक सा बात जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, जैसे यहाँ से निकलेगी हमारी गोदावरी नदी और यहीं से निकलेगी हमारी कृष्णा नदी, ये हमारी कावेरी, ये तीनों कहाँ बह रही है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दे रही है। लेकिन अगर यही हम बात करेंगे और बातें कि बता दीजिए ये नर्मदा नदी है और इसी के नीचे से निकलती है ताप्ती नदी, तो ये नर्मदा हो गई और ये तापी हो गई, जो अपना जल गिराएगी कहाँ, खंबात की खाड़ी में। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको जानकारी आपको ये अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है। दल बदल कानून कब आया था, कौन से संविधान के तहत आया था, तो दल बदल कानून में अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष लेता है। ये दल बदल है क्या? दल बदल मतलब ये कि मैं कांग्रेस से खड़ा हुआ हूं, कांग्रेस के टिकट लेकर, और जीतने के बाद अगर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाता हूं तो मेरी अध्यक्षता सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये होता है दल बदल, कि आप किसी राजनीतिक दल से खड़ा होकर जीत कर दूसरे राजनीतिक दल के साथ मिल नहीं सकते। इसका भी कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। दल बदल से और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है अनुसूची, किस अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है, तो 10वां। अच्छा, दल बदल के लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और एक और संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें दल बदल कानून को और कठोर कर दिया गया कि लोग ऐसा नहीं कि जीते और दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाए, हो भी रहा है ना, लेकिन उसके लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी कितनी चाहिए, 2/3, यानी 3 आदमी में से कम 2 आदमी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो ठीक है, और अगर उससे कम जाता है तो फिर उसको उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो अनुसूची आपको पता होगा, संविधान में टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। इस पे हम क्लास में बात करेंगे, और क्लासेज आना है तो आ जाना। बात करेंगे 2011 की जनगणना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता क्या है। इजी क्वेश्चन है। बिहार, पता है बीपीएससी क्या पूछा था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, सॉरी बिहार का लिंग अनुपात कितना है, तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है, 918, और यही क्वेश्चन पूछा था बस, है ना। और भारत का लिंग अनुपात अगर पूछ ले कितना है, तो 943। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुष पर कितनी महिला है बिहार में और भारत में कितनी महिला है, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के मामले में भारत में 74% लोग साक्षर हैं। अगर इसमें पुरुष की बात की जाए तो पुरुष लगभग 85% साक्षर हैं, और अगर महिला की बात की जाए तो महिला लगभग 64% महिलाएं, 64% महिलाएं लगभग साक्षर हैं। और साक्षरता के मामले में अगर सबसे नीचे देखा जाए तो किसका साक्षरता है, बिहार। साक्षरता के मामले में सबसे नीचे है बिहार, ठीक है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। अब बताओ, ये आरपीएफ का कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं जानता है। अगर ये भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हो ना, तो अच्छे से किताब उठाओ क्राउन का या लूसेंट का, और उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अभी ढेर सारी वैकेंसी बिहार में आने वाली है, तो थोड़ा एक्टिव रहो। आंसर होगा राहुल, है ना। महात्मा बुद्ध के बारे में तो जानते होगे,
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का जन्म, तो बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जाए कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिए, जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, लालन पालन कौन किया, सारी बातें यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, या ऑलरेडी क्लास में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, मैड्रिड, सेविल, बार्सिलोना या ग्रेनाडा। तो आंसर इसका होगा मैड्रिड। अगर बात करें कि मैड्रिड किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेन से देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो मैड्रिड जो है वो मैजे नेसस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात एक तो ये। दूसरा, स्पेन की करेंसी का बात करें तो ये है यूरो, और विश्व में 20 ऐसे कंट्री हैं, 20 ऐसे देश हैं जो यूरो को अपनाते हैं, यूरो करेंसी को। एक क्वेश्चन आता है कि 20वां देश कौन सा है जो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया? तो ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है अभी हाल फिलहाल में 2023 में अपनी करेंसी यूरो कर लिया है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लेना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो अगर भारत की सबसे लंबी नहर के बारे में देखा जाए तो ये ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, क्या क्या दिया गया है। आंसर हम कर लेते हैं। आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ी सी बातें, जैसे इंदिरा गांधी नहर की लंबाई ही पहले पूछ लिया जाएगा कि लंबाई बता दीजिए। 649 किलोमीटर है इंदिरा गांधी की नहर की कुल लंबाई। इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? तो ये सतलज नदी से इसको पानी मिलता है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। और आपको याद होगा कि सतलज नदी पे एक बांध है, और उसी बांध के पीछे एक नहर स्थित है जिसे कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, सतलज नदी पे कौन सा बांध है ये आप हमें कमेंट में आंसर देना। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, ऑप्शन अच्छे से देख लेना, 47, 50, 1952 या 1951। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1952 में किया गया था। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और आएगा। स्थापना किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उद्घाटन अगर पूछा जाएगा तो 28 जनवरी 1950। पहली बात एक ही है। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत में जो हमारा 1935 का अधिनियम था, इसी के तहत भारत में फेडरल कोर्ट लाया गया था, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के जगह पे हाई कोर्ट के बारे में देखा जाए तो सन 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट बने थे, है ना। एक बना था कलकत्ता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, एक बना था मद्रास हाई कोर्ट, और तीसरा बना था मुंबई हाई कोर्ट। यही 3 हाई कोर्ट हमारे स्थापित किया गया था कब? 1862 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा और सीधे सीधे आंसर देना है। ठीक है, ब्रह्मांड में अगर पूछ लिया जाए कि बता दीजिए हमारी जो आकाश गंगा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज करने, एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें जे थॉमसन का, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। चैडविक का, तो ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो प्रोटॉन की खोज कौन करेंगे? रदरफोर्ड। कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? तो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि किसी भी तत्व के नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
आगे चलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, वो सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसे कहा जाता है पैथोजन। पैथोजन यानी कि रोगजनक। अब रोग उत्पन्न कैसे कैसे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के कारण। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बता दीजिए ना, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है वायरस के कारण, है ना। उसी तरीके से पूछ देगा कि निमोनिया किसके कारण होता है, और निमोनिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। तो सेट लगाने के लिए आना है 2 से 4, जिनको भी आना है आ जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये है मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। अब शपथ, तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो आर्टिकल होगा 60, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए उनके पद से हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा कितनी होगी? तो 35 वर्ष होगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। आपातकाल की घटना राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग के गुरु पतंजलि है ना। मकरासन मुद्रा क्या है? तो ये मकरासन मुद्रा मगरमच्छ को दर्शाता है। तो आंसर होगा हमारा मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? वित्तीय, राष्ट्रीय, राज्य की आपातकाल या इनमें से कोई नहीं? तो हम सबको पता है आपातकाल के बारे में संविधान का भाग 18 जिक्र करता है ना। आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। आर्टिकल अगर राष्ट्रीय आपातकाल का देखें 352, राज्य यानी राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों आर्टिकल है। तो ये हमारा जो संवैधानिक आपातकाल है इसे राज्य की आपातकाल कहते हैं, यानी इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति शासन संसद से अनुमोदन कितने समय मिलना चाहिए? तो 2 महीने में, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो 1 महीने में अनुमोदन लेना संसद से अनिवार्य है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम अनिश्चित काल तक रह सकता है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था पश्चिम बंगाल में, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था जम्मू कश्मीर में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो हुई थी और कहीं नहीं बल्कि अमेरिका में हुई थी। तो आंसर होगा सिंपली अमेरिका। अच्छा, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ये याद रखना। तो खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। बेसबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यानी जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है कुल रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा जब मिलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। गतिज ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो जब कोई वस्तु गति में होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जैसे खींचा हुआ डोरी, तीर धनुष है ना, वो स्थितिज ऊर्जा की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने किया था? बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना इनमें से कौन किए थे? तो आंसर होगा हमारा क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। ठीक है, अंबेडकर के बारे में तो आप जानते होंगे। उन्होंने ही प्रारूप समिति की स्थापना की थी और अध्यक्ष बने थे, जिसके द्वारा संविधान की रचना की गई थी। संविधान के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है ना। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहकर पुकारा है, ये भी पता होगा। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं। एक देश, एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित इनमें से कौन सा चीज है? भूमि कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क कर या माल और सेवा कर? तो जो एक देश, एक टैक्स और एक मार्केट है, यह है माल और सेवा कर। ठीक है, जो आदान प्रदान, आयात निर्यात होगा, उस टैक्स पे जो टैक्स लिया जाएगा उस पे, उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, GST।
और जीएसटी का स्लैब क्या है, कितना है, ये तो आपको पता है। हमारी निर्मली मैया क्या क्या कर रही है आपको पता है ना। 28% टैक्स मार के रखी है, शिक्षा में 18% टैक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देख रहे हो जनगणना से बार बार क्वेश्चन हमारा आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106, और अगर सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है ये पूछा जाए तो मात्र 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार में 1106 है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो आप ही बता दो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, बस आंसर कमेंट में करना। सबसे कमजोर विद्युत चालक है, इनमें से साइंस का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्युत है, वस्तु है जिसमें विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो देखो इसमें बेकेलाइट दिख रहा होगा, पीतल, हीरा और तरल हीलियम, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट में अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए आंसर होगा बेकेलाइट। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्ट किस वर्ष शुरू की गई थी? महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ कब था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो ये बात याद रखना, यहाँ आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। भारत ओलंपिक में हिस्सा लेता है 1900 में और महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाती है 1928 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1928। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा ऐसा यज्ञ जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो इतिहास में वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अग्निमेष्टोम यज्ञ, ये सारे यज्ञ मिलते हैं, लेकिन घोड़े की बलि दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ में होता था क्या कि राजा अपने ताकत का प्रदर्शन करता था और घोड़े को छोड़ देता था। जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजरता था वो सारा क्षेत्र उस साम्राज्य के क्षेत्र में शामिल हो जाता था, और अगर कोई घोड़ा पकड़ लिया तो उसे उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। रामायण देखे होंगे, राम भी छोड़ते हैं घोड़ा, और जो राम के पुत्र होते हैं लव और कुश, वो घोड़े को पकड़ लेते हैं, ये स्टोरी आप जानते होंगे। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करें तो जो शुंग था हमारा, शिशुनाग, शुंग ने, हाँ शिशुनाग जो हमारे थे, इन्होंने इतिहास में 2 अश्वमेध किए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था, तो इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। आगे चलते हैं। शिशुनाग ने शुंग होगा, शुंग वंश, कनु वंश, सतवाहन वंश, मौर्य के बाद शुंग आता है, शुंग होगा। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश क्या होता है? ये कैसे तैयार होता है? ऑप्शन पढ़िए। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पर, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर, या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति? ये अध्यादेश क्या है? तो पहले अध्यादेश आर्टिकल कौन सा? 1, 2, 3, अनुच्छेद तो हो गया। अध्यादेश कितना समय तक लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह तक, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आता है अध्यादेश है क्या? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित एक सूची तैयार की जाती है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को लगता है कि संसद को बुलाना चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 6 सप्ताह के भीतर भीतर ये जारी करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि से नहीं गुजरती, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो माध्यम हमारा कहाँ नहीं है? निर्वात माध्यम नहीं है, तो आंसर होगा निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अब इससे भी कोई हल्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोरबंदर में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो ये भी थोड़ा सा जान ही लीजिए। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई थी। बाकी इनके बारे में तो ढेर सारी बातें हैं। भारत में आते हैं 2015 में, 9 जनवरी 2015 में, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 263, अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है? तो जैसे कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है ना, और काफी लंबे समय से विवाद है, इसे ही कहते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है?
कैगा। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे बार बार पूछेगा। कैगा जो हमारा है वो कर्नाटक में है। अब एक बार इसी से रिलेटेड थोड़ा सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना उसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार आएगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे में नरौरा भी पूछा गया है, नरौरा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा पूछा गया है, राजस्थान में है। इसके बाद तारापुर पूछा जाएगा, काकरापारा पूछा जाएगा, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके, और एक कुंडलकुलम, तो कलपक्कम और कुंडलकुलम दोनों तमिलनाडु में है। तो ये सारे क्वेश्चन ना परमाणु ऊर्जा से ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस किस राज्य में स्थित है यही आपसे पूछेगा। तो के और के, कुंडलकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है, और काकरापारा गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में, और हमारा राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्धसार से संबंधित भीषण मंदी कब आई थी? देश में भीषण मंदी सबसे पहले कब आई थी? और ये काफी कंट्री को प्रभावित किया था। इससे अमेरिका काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। आंसर होगा 1951, यानी इसका आंसर होगा 1। ठीक है, 1951। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी पूछ रहा था ना, अभी इसकी स्थापना कौन करेंगे? तो इसकी स्थापना किया जाएगा राष्ट्रपति के जरिए। तो आंसर होगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 263 के तहत। नेक्स्ट, गलगंठ ग्रंथि एक रोग है, किससे? तो ये डिजीज पूछता है कि किसको प्रभावित करता है। तो गलगंठ प्रभावित करता है थायराइड को, यानी गले को। और थायराइड जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, घेघा रोग, है ना। आगे चलते हैं। तो ये हमारा आज तक का सफर यहीं तक रहा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।